हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स के बारे में, जो क्लास 9th चैप्टर 4 का है। स्ट्रक्चर मतलब होता है कैसा आकार है, कैसा शेप है, किस टाइप से बना हुआ है एटम। तो इन चैप्टर 3 वी हैव लर्न दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो चैप्टर 3 में हम लोग क्या देखे थे? जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है वो मैटर्स का बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि वो सबसे बेसिक यूनिट है। कौन? एटम्स और मॉलिक्यूल, कोई भी मैटर का। द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंट एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग दैम्स, यानी कि जो मौजूद होता है अलग अलग तरह का मैटर, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें अलग अलग तरह का एटम्स प्रेजेंट रहता है। Now the question arises, what makes the atom of one element different from the atom of another element? तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि जो एटम होता है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जो डिफर करता है, तो ऐसा कौन चीज़ है जिसके कारण ऐसा होता है? आर एटम्स रियली इंडिविजिबल? क्या एटम्स सही में इंडिविजिबल है, यानी कि एटम्स को हम लोग तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते हैं, या फिर फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है एज प्रपोज बाय डाल्टन, जैसे डाल्टन बोला था? और आर दियर स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट इनसाइड द एटम्स, या फिर एटम्स के अंदर वो छोटा छोटा टुकड़ा होता है? वी शैल नाउ फाइंड आउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अभी हम लोग इस सवाल का जवाब ढूंढने का कोशिश करेंगे। We will now learn about subatomic particle and various models that have been proposed to explain how these particles are arranged within the atoms। तो अभी हम लोग क्या सीखेंगे? जो एटम्स के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है और वेरियस मॉडल है that have been proposed, जो किसी के द्वारा दिया गया है और जो पार्टिकल्स को एक्सप्लेन करता है किसमें, जो एटम्स में है, उसको अभी देखेंगे। A major challenge before the scientists at the end of the 19th century was to reveal the structure of atom as well as to explain its important properties। एक जो मेजर चैलेंज था 19th सेंचुरी से पहले, क्या रिवील करना था कि स्ट्रक्चर एटम्स का क्या होता है और उसको इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन क्या है। वो एक तरह का चैलेंज था। The elucidation of the structure of atom is based on the series of experiment। जो एक्सप्लेनेशन निकला स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट का सीरीज करने पर धीरे धीरे पता लगते गया। वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेशन दैट एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल, जो सबसे पहला इंडिकेटर है क्या है, जो एटम्स आर, जो क्या बोलता है एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल, मतलब एटम्स डिविजिबल नहीं है, ठीक है, कम्स फ्रॉम स्टडिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कहाँ से आता है? जब हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ से देखने को मिलता है ऐसा, जहाँ पे बोलता है मैटर्स आर एटम्स आर इंडिविजिबल एंड द कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रिसिटी इज कनेक्टेड बाय डिफरेंट सब्सटेंसेस। और जो इलेक्ट्रिसिटी जो कनेक्ट किया जाता है तो अलग अलग सब्सटेंस से किया जाता है, अलग अलग चीज़ों से किया जाता है। अब आता है चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। जो मैटर में जो चार्ज पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है, कैसे होता है? फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चार्ज पार्टिकल्स का जो नेचर है मैटर का, चार्ज पार्टिकल्स का है मैटर का, तो उसको इस एक्टिविटी के जरिए हम लोग देखेंगे। तो बोलता है कॉम ड्राई हेयर डज द कॉम देन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। तो एक सूखा कंघी से क्या करना है, हेयर को कॉम कंघी करना है और उसको छोटा को पेपर का, कागज़ का टुकड़ा को देखना है क्या इसको अट्रैक्ट करता है, क्या खींचा आ जाता है कागज़ का टुकड़ा
उस कंघी के ऊपर, कॉम के ऊपर। रब द ग्लास रड विद ए सिल्क क्लॉथ, ग्लास रड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करना है। एंड ब्रिंग द रग नियर एन इन्फ्लेटेड बैलून, ऑब्जर्व व्हाट हैपन। तो फिर उसको किसके पास लेके आना है? इन्फ्लेटेड बैलून के पास लेके आना है, और क्या होता है उसको आपको बताना है। तो फ्रॉम दिस एक्टिविटीज कैन वी कंक्लूड दैट ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट टुगेदर, इस एक्टिविटी से क्या हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, क्या जब दो ऑब्जेक्ट को हम रगड़ते हैं दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज, वो क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिकली चार्ज अप हो जाता है। वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम, ये जो चार्ज होता है ये कहाँ से आता है? दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय नोइंग दैट एन एटम्स इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। इस क्वेश्चन से ये देखने का आंसर मिलता है क्या? दैट एटम्स इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब एटम्स क्या है? डिविजिबल है और उसमें चार्ज पार्टिकल्स होता है। मैनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड इन रिवेलिंग द presence ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन एटम, बहुत सारे साइंटिस्ट क्या कंट्रीब्यूट किया? जो चार्ज पार्टिकल्स होता है, मतलब अपना हिस्सा दिया, बताया कि चार्ज पार्टिकल्स होता है किसमें? एटम्स में। इट वॉज नॉन बाय द 1900 that the atoms was indivisible particles but consisted at least one subatomic particle। 1900 सेंचुरी में, यानी कि 1900 सेंचुरी में क्या जाना जाता था कि जो एटम्स है ना वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें एक तरह का सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाया जाता है। द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय जे थॉमसन, जो इलेक्ट्रॉन है वो जे थॉमसन के द्वारा पहचाना गया था। द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय द जे थॉमसन, इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड ई गोल्डस्टेन इन 1886, यानी कि उससे पहले ई गोल्डस्टेन इसको एंड डिस्कवर्ड किया था द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन। ठीक है, इन ए गैस डिस्चार्ज एंड कॉल देम कैनल रेज, और उसको क्या बताया, नाम दिया कैनल रेज में। कहाँ पे देखा था? गैस डिस्चार्ज, जब कोई भी गैस डिस्चार्ज हो रहा था और उसको क्या बोल दिया? कैनल रेज बोल दिया। दिस रेज वी आर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन, ये जो रेज था कैसा था? पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन था। ठीक है, विच अल्टीमेटली लीड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसके कारण एक दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवरी हो गया। किसके जरिए? ई गोल्डस्टीन के जरिए। ठीक है, दिस सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैड ए चार्ज इक्वल टू मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो चार्ज था सब एटॉमिक पार्टिकल्स में सेम था, किसका? इलेक्ट्रॉन के साथ सेम था, लेकिन ऑपोजिट था। जैसे प्लस है तो ये माइनस है। इट्स मास वॉज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज डैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मास जो था बहुत ज़्यादा था, 2000 गुना ज़्यादा था एज डैट ऑफ इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। इट वॉज गिवन डैट द नेम ऑफ द प्रोटॉन, ये क्या ये दिया गया था? प्रोटॉन का नाम दिया गया था। इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज ई, मतलब नॉर्मली हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या से बताते हैं? ई से डिनोट करते हैं, और प्रोटॉन को पी से डिनोट करते हैं, बताते हैं। द मास ऑफ द प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज एज +1, जो मास होता है प्रोटॉन का उसको 1 यूनिट बोला जाता है और उसका चार्ज को +1 चार्ज बोला जाता है। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल, इट्स चार्ज इज -1, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको, मास जो होता है उसको नेग्लिजिबल बोला जाता है और उसको -1 चार्ज बोला जाता है। इट सीम्स दैट एन एटम वाज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब इससे ये पता चलता है कि जब दो चीज़ का खोज हुआ तो क्या पता चलता है? एटम्स जो होता है किससे बन के मिलता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, जो एक जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ई गोल्डस्टीन दिया था। म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्जेस, अब क्या करता है उसको, एक दोनों को वो क्या करता है? बैलेंस करता है एक दूसरे का चार्जेस को। इट ऑल्सो appear that the proton were in the interior of the atom, ये पता लगता है कि जो प्रोटॉन था एटम के अंदर में था। फॉर वेयर एज इलेक्ट्रॉन could easily be removed off but not proton,
यहाँ पे क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से हटा दिया जा सकता है या निकाल जा सकता है, दूसरी जगह ले आया जा सकता है, लेकिन प्रोटॉन को नहीं। नाउ द बिग क्वेश्चन वाज व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड दिस पार्टिकल ऑफ द एटम फॉर्म, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है पार्टिकल से जो बना होता है तो किस तरह से बना हुआ होता है और कैसा स्ट्रक्चर होता है। वी विल फाइंड द आंसर टू क्वेश्चन बिलो। अब हम लोग आंसर पता करेंगे। तो व्हाट आर कैनल रेज, कैनल रेज क्या होता है, जिसका अभी हम थोड़ा देर में बताएं। अब बोलता है इफ एन एटम कंटेन एन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट, तो वो क्या करता है, न्यूट्रल हो जाता है, प्लस माइनस मिल करके न्यूट्रल हो जाता है अगर सेम रहे तो। अब आते हैं क्या, द चार्ज ऑफ एन द स्ट्रक्चर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि कोई भी एटम्स का जो स्ट्रक्चर होता है, जो आकार होता है, जो शेप होता है, जो उसका बनावट होता है, वो कैसा होता है। वी हैव लर्न दैट डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इन चैप्टर 3। हम लोग क्या देखे हैं, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देखे हैं चैप्टर 3 में, विच सजेस्टेड दैट द एटम्स वाज इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टेबल। जो क्या बताता है, एटम्स क्या है, इनडिविजिबल, जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और इनडिस्ट्रक्टिबल, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना बर्बाद कर सकते हैं। But the discovery of the two fundamental particles, electron and proton, inside the atom, लेकिन जो डिस्कवरी हुआ दो फंडामेंटल पार्टिकल्स का, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जो एटम्स के अंदर है, लीड टू द फेलर ऑफ द एक्सपेक्ट ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। वो क्या बता दिया, फेलर कर दिया जो डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दिया गया था। वो तो क्या बोला था, वो बोला था क्या, जो एटम्स होता है इनडिविजिबल होता है, उसका कोई डिविजिबल डिवाइड नहीं होता। लेकिन जब डिस्कवरी हो गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, तो पता चल जाता है क्या, ये उसका फेल हो जाता है। इट वॉज नाउ देन कंसिडर्ड नेसेसरी टू नाउ हाउ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर अरेंज विद इन द एटम। अब ये बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है उसमें जो एटम्स में होता है वो कैसे अरेंज रहता है, कैसे उसका अरेंजमेंट रहता है, कौन कहाँ पे रहता है, उसका प्लेस कहाँ पे है। फॉर एक्सप्लेनिंग दिस मैनी साइंटिस्ट प्रपोज्ड वेरियस एटॉमिक मॉडल्स। इसको एक्सप्लेनेशन देने में बहुत सारा साइंटिस्ट बहुत सारा मॉडल प्रपोज किया, बहुत सारा मॉडल दिया। जैसे जे थॉमसन वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज ए मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। जो जे थॉमसन था वो पहला साइंटिस्ट था जो क्या दिया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में बताया था और दिया था। तो अब क्या देखते हैं, जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। जो थॉमसन मॉडल है एटम्स का वो क्या है। थॉमसन प्रपोज दैट द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ द क्रिसमस पर्डलिंग। थॉमसन क्या बताया, जो एटम्स का मॉडल है वो कैसे दिखता है, सिमिलर शेप है किसके जैसे, क्रिसमस पडिंग के जैसे, यानी कि क्रिसमस पडिंग का जो शेप होता है ठीक उसी तरह एटम्स का भी शेप होता है। द इलेक्ट्रॉन इन ए स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वी आर लाइक करेंट्स ड्राई फ्रूट इन ए स्पेरिकल क्रिसमस। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है कैसा शेप में है, किसमें, जो पॉजिटिव चार्ज में स्पेयर का, वी आर लाइक करेंट, किस तरह है, ड्राई फ्रूट की तरह है, इन स्पेरिकल क्रिसमस पडिंग, जो स्पेरिकल क्रिसमस पडिंग है उसमें अरेंज किया हुआ है। वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ द वाटरमेलन, हम इसके जरिए जगह वाटरमेलन को भी ले सकते हैं। द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक द रेड एडेबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन। जो पॉजिटिव चार्ज है कोई भी एटम में कैसे फैला हुआ है, जैसे रेड एडिबल पार्ट जो होता है वाटरमेलन में फैला हुआ होता है ना, ठीक उसी तरह पॉजिटिव चार्ज भी फैला हुआ है। वेयर द इलेक्ट्रॉन आर स्टडेड इन ए पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर, जो पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर है उसके अंदर कौन सा रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, लाइक द सीड इन द, जो काला काला सीड होता है इन द वाटरमेलन उस टाइप में रहता है। तो यहाँ पे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम्स बताया है। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रहता है, ये पॉजिटिव स्पेयर है, ठीक।
अब जो जे थॉमसन है वो क्या है नहीं है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जे थॉमसन 1856 से लेकर 1940 तक उसका सर्वाइव किया था। ये क्या है, एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट वाज बोर्न इन चेथाम हिल। वो क्या है, एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट था जो कहाँ पे पैदा हुआ था, चेथाम हिल में। ये सबर्ब ऑफ मैनचेस्टर, मैनचेस्टर के पास। कब, 18 दिसंबर 1856 में। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1906, यानी कि 1906 में उसको नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स सब्जेक्ट में, फॉर इज वर्क ऑन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा वर्क में, जब वो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था और खोजा था। ही डायरेक्टेड द Cavendish Laboratory at the Cambridge for 35 years, and 7 of his research assistants subsequently won Nobel Prizes। यानी कि वो 7 लेबोरेटरी में 35 साल तक काम किया और उसमें वहाँ पे क्या, उसका 7 रिसर्च जो असिस्टेंट था वो क्या किया, नोबेल प्राइज़ वन किया, जीता। अब आते हैं थॉमसन प्रपोज डैट। थॉमसन क्या दिया, फंक्शन क्या दिया, एन एटम कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर एंड द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। वो क्या बोलता है, थॉमसन बोलता है जो एटम्स है उसमें पॉजिटिवली चार्ज है जो स्पेयर के तरह शेप में है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर है, जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। द नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। यानी कि जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव चार्ज है दोनों क्या है, मतलब मैग्नीट्यूड में सेम है। यानी कि मतलब जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 उसमें टाइप में सेम है, लेकिन उसका जो होल, सो द एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो जो एटम से एज ए होल क्या बोला जाता है, वो न्यूट्रल बोला जाता है। Although Thomson's model explained that atoms are electrically neutral, भले ही क्या बताता है कि, भले ही थॉमसन मॉडल बताता है कि एटम्स जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट, जो अदर साइंटिस्ट उसको एक्सपेरिमेंट किया गया था, कुड नॉट एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल, जो इस मॉडल के द्वारा सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, वो अभी हम देखेंगे। तो अब आते हैं क्या, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। जो रदरफोर्ड मॉडल है एटम्स का, ये क्या बताता है उसके बारे में देखते हैं। तो Ernest Rutherford was interested in knowing how the electron are arranged within an atoms। जो रदरफोर्ड था वो जानने के लिए बहुत जिज्ञासित था, मतलब बहुत इंटरेस्टेड था, जो इलेक्ट्रॉन है एटम्स में कैसे अरेंज किया हुआ है, कैसे प्लेस है उसका, कैसे कौन सा जगह में है। रदरफोर्ड डिजाइंड एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस, इसलिए रदरफोर्ड एक एक्सपेरिमेंट किया। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वी आर मेड टू फॉल इनटू द थिन गोल्ड फॉयल। इसमें ऐसा क्या कि जो अल्फा पार्टिकल्स जो मूव करता है उसको कहाँ पे रखा गया, थिन गोल्ड फॉयल में रख दिया गया। ठीक है, ही सेलेक्टेड गोल्ड फॉयल बिकॉज ही वांटेड ए थिन लेयर एज पॉसिबल। वो गोल्ड फॉयल को इसलिए चुना क्योंकि वो थिन लेयर, उसका लेयर ज़्यादा मोटा नहीं पतला है। दिस गोल्ड फॉयल वाज अबाउट 1000 एटम थिक, यानी कि वो गोल्ड फॉयल का जो लेयर था 1000 एटम का थिक के तरह था। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयन। जो अल्फा पार्टिकल्स है वो डबली चार्ज हीलियम आयन्स है। सिंस दे हैव ए मास ऑफ 4u, अल्फा पार्टिकल्स का कितना मास है, 4u का मास है। द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो अल्फा पार्टिकल्स है उसके पास क्या अच्छा खासा अमाउंट है, किसका, एनर्जी का, अल्फा पार्टिकल्स का। ठीक, क्योंकि उसके पास मास है 4u का। ठीक है, इसके कारण अच्छा अल्फा पार्टिकल्स के पास एनर्जी है। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल इन द गोल एटम। ऐसा माना गया था कि जो अल्फा पार्टिकल्स है वो क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि वो अपना जगह से दूसरी जगह से छिटक जाएगा
किसके जरिए, किसके द्वारा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होता है, जो यानी कि जो है गोल्ड एटम्स में है उससे। ठीक है, सिंस द अल्फा पार्टिकल्स वी आर मच हैवियर, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स क्या बहुत ज़्यादा वजनदार था, देन द प्रोटॉन, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी द लार्ज डिफ्लेक्शन, इसलिए वो ज़्यादा लार्ज डिफ्लेक्शन यानी कि ज़्यादा छिटकाव या ज़्यादा डिफ्लेक्शन एक जगह से दूसरी जगह का नहीं देखा। अब ये जो स्कैटरिंग ऑफ ए पार्टिकल्स बाय ए गोल्ड फ्यूल, यानी कि गोल्ड फ्यूल से जो पार्टिकल्स छिधर बिधर जाता है, इधर उधर जाता है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये गोल्ड एटम्स है, ये अल्फा पार्टिकल्स है। ठीक है, तो उसका स्कैटरिंग इधर उधर जो गया है गोल्ड फ्यूल का दिखाया गया है। देखिए अब यहाँ पे आते हैं क्या, बट द अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, यानी कि जो अल्फा पार्टिकल्स का रिजल्ट दिया है जो एक्सपेरिमेंट का, वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड दिया था, यानी कि जो होना था वैसा नहीं दिया। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वेयर मेड, तो कैसा ऑब्जर्वेशन बनाया गया था, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फ्यूल, यानी कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स था कैसा चला गया, वो स्ट्रेट चला गया गोल्ड फ्यूल का। देखिए जैसे यहाँ पे जो गोल्ड फ्यूल है ना, तो, तो ये सब अल्फा पार्टिकल्स है, ये ज़्यादातर क्या किया, स्ट्रेट चला गया, जैसा था सीधा सीधा चला गया, सीधा सीधा चला गया, सीधा सीधा चला गया। ठीक, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वी आर डिफ्लेक्टेड बाय द गोल्ड फ्यूल बाय स्मॉल एंगल, कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गया, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया, जैसे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिखाया गया है। Surprisingly, 1 out of every 12,000 particles appear to be rebound, यानी कि हर एक में से जो 12,000 अल्फा पार्टिकल्स है वो दूसरा बार फिर रिबाउंड करने लग गया, मतलब घूम गया वापस से फिर से। ठीक, तो इन द वर्ड ऑफ रदरफोर्ड, जो रदरफोर्ड का वर्ड, द रिजल्ट वेयर ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर ए 15-inch सेल एट ए पीस ऑफ टिश्यू पेपर एट कम बैक हिट यू, मतलब इसका रिजल्ट, मतलब ये ऐसा कंपेरिजन करके दिया, ये बताता है कि बहुत ही इनक्रेडिबल अगर इसका रिजल्ट निकला है, जैसे कि अगर तुम क्या करते हो, फायर करते हो 15-inch सेल का एट ए पीस ऑफ टिश्यू पेपर, ठीक है, एंड कम बैक एंड हिट यू, वो क्या करा फिर दोबारा अपने पास ही आ जाता है, वैसा बताता है। तो लेट अस थिंक ऑफ एन एक्टिविटी इन एन ओपन फील्ड टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, तो एक एक्टिविटी के जरिए उसका जो एक्सपेरिमेंट का इम्प्लीकेशन है उसको देखते हैं। लेट ए चाइल्ड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए वॉल, क्या करो, कोई चाइल्ड को खड़ा रहने दो और वॉल में, विथ हिज आइज क्लोज्ड, मतलब बंद आँख से उसको खड़ा खड़ा रहने दो और देखो। लेट हिम थ्रो स्टोन एट द वॉल, और उसको एक स्टोन थ्रो करने बोलो एक वॉल पे, कुछ अच्छा खासा नॉर्मल डिस्टेंस पे। ही विल ही विल हियर ए साउंड व्हेन ईच स्टोन स्ट्राइक द वॉल, जैसे ही कोई भी स्टोन क्या कर, पत्थर क्या करता है, वॉल में टकराता है, तो उसका वो आवाज़ सुनाई उसको देगा। इफ़ रिपीट दिस 10 टाइम्स, अगर वो उसको 10 टाइम्स रिपीट करता है 10 मरतबा, ही विल हियर द साउंड 10 टाइम्स, वो साउंड को भी 10 टाइम्स सुनेगा। बट इफ़ ए ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड वेयर टू थ्रो स्टोन एट ए बार्ब्ड वायर फेंस, लेकिन अगर कोई ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड जो अंधा बच्चा को क्या बोलने बोलेगा, पत्थर को फेंकने बोलेगा, कहाँ पे, बार्ब्ड वायर फेंस में, मोस्ट ऑफ द स्टोन वुड नॉट हिट द फेंसिंग, ज़्यादातर स्टोन क्या करेगा, फेंसिंग पे हिट नहीं करेगा। नो साउंड वुड बी हेard, ना ही कुछ साउंड सुनाई देगा। दिस इज बिकॉज दे आर लॉट ऑफ गैप इन द फेंस विच अलाउ द स्टोन टू पास थ्रू देम, क्योंकि वहाँ पे जो फेंस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गैप होता है, जिसके कारण स्टोन जो होता है अपने आप वहाँ से निकल जाता है, पास हो जाता है, और वो रिवर्स नहीं होता, उल्टा वापस नहीं आता है। फॉलोइंग द सिमिलर रीजनिंग रदरफोर्ड कंक्लूड फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्पैटरिंग पार्टिकल्स, तो इस रीजनिंग से क्या पता चलता है, जो रदरफोर्ड क्या कंक्लूड क्या क्या दिया कि अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंटेड दैट, जो अल्फा पार्टिकल्स के बारे में वो बताया, क्या बताया, most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particle pass through the
गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, यानी कि बहुत सारा जो स्पेस है एटम्स में क्या है, खाली है, ठीक है, बहुत सारा स्पेस है किसमें, एटम्स में, ठीक। बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, जिसके कारण क्या होता है, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से पास हो जाता है बिना डिफ्लेक्ट किए हुए ही। वेरी फ्यू पार्टिकल्स वी आर डिफ्लेक्टेड, बहुत ही कम पार्टिकल डिफ्लेक्ट होता है एक जगह से फिर दूसरी जगह टकरा के वापस आ जाता है। उससे ये पता चलता है कि डेट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम्स ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस, ये बताता है कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है एटम्स का बहुत ही छोटा जगह लेता है। ये वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ ए अल्फा पार्टिकल वे डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, यानी कि बहुत ही छोटा फ्रैक्शन में कौन सा अल्फा पार्टिकल 180 का एंगल से डिफ्लेक्ट करता है कुछ ही पार्टिकल्स। ये बताता है कि डेट द पॉजिटिव चार्ज एंड ए मास ऑफ द गोल्ड एटम्स वेर कंसनट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम्स। इससे ये पता चलता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है और जो मास है किसका, गोल्ड एटम्स का, वो एक ही जगह पे बहुत ही छोटा जगह में कंसनट्रेटेड किया हुआ है, मौजूद है, ठीक है, इसमें एटम्स में। From the data, he also concluded that the radius of the nucleus is about 10 to the power 5 times less than that radius of the atoms। इस डाटा से ये भी पता चलता है कि जो रेडियस है किसका, न्यूक्लियस का, वो क्या है, 10 to the power 5 टाइम्स कम है किसका, एटम्स का रेडियस से, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, इसका एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर रदरफोर्ड पुट टू फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। रदरफोर्ड क्या किया, न्यूक्लियर मॉडल जो एटम्स का उसको आगे बढ़ाया, विच हैड द फ्लोइंग फीचर्स, जिसका फीचर्स भी बहुत सारा है, जैसे क्या है, देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम्स कॉल्ड द न्यूक्लियस, यानी कि जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है कोई भी एटम्स में उसको क्या बोलता है, चार्ज सेंटर इन एन एटम, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम, मतलब लगभग क्या कहता है, सभी जो मास होता है एटम्स का रिसाइड इन द न्यूक्लियस, वो क्या करता है, चारों तरफ रहता है न्यूक्लियस के, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के चारों ओर कैसा मूव करता है, कौन सा पाथ में, सर्कुलर पाथ में मूव करता है। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल, जो साइज है किसका, न्यूक्लियस का, बहुत ही स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू डैट द साइज ऑफ एटम्स, अगर एटम्स का साइज के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो। अब आते हैं कुछ ड्रॉबैक भी है किसका, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स का। तो अभी हम क्या बात करेंगे, जो ड्रॉबैक है किसका, रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक है उसके बारे में देखेंगे। Whether the revolution of the electron in a circular orbit is not expected to be stable, यानी कि जो रेवोल्यूशन होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, मतलब चारों ओर घूमते रहता है कौन, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में, वो क्या बताता है, स्टेबल नहीं बताता, ठीक है, वो स्टेबल नहीं बताता। एनी पार्टिकल्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन, यानी कि कोई भी पार्टिकल्स जो होता है सर्कुलर ऑर्बिट में जो रहता है वो हमेशा कहाँ जाएगा, क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, बढ़ते रहेगा, उसका डायरेक्शन भी चेंज रहेगा, स्पीड भी चेंज रहते रहेगा। चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी, जो चार्ज पार्टिकल्स है वो क्या करेगा, एनर्जी को जनरेट करेगा, उससे एनर्जी रिलीज होगा। दस द रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, इसलिए बोलता है कि जैसे वो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमने लगेगा वो क्या करेगा, एनर्जी को लूज कर देगा और कहाँ पे आ जाएगा, न्यूक्लियस के पास आ जाएगा। इफ़ दिस वेयर सो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल, अगर ऐसा होता है जो होता है तो एटम्स को बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होगा, वो एक जगह पर रह ही नहीं पाएगा। हिंस मैटर वुड नॉट बी एग्जिस्ट इन द फॉर्म डेट वी नो, इसलिए मैटर वैसा फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं मौजूद रहेगा जैसे हम लोग जानते हैं।
वी नो डैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल। हम लोग को पता है कि एटम जो होता है थोड़ा स्टेबल है। क्या है? स्टेबल है। बात है बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। जो बोर्स मॉडल है किसका? एटम का, उस पर आते हैं। इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड, मतलब रदरफोर्ड का जो ऑब्जेक्शन हुआ किसका? उसका मॉडल का एटम्स के ऊपर। नील बोर पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम। तो वो एक अपना पोस्टुलेट दिया किसका? एटम्स का, जो मॉडल का जो एटम्स है उसको लेकर के। द ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नॉन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। यानी कि बोलता है क्या, कुछ ही जो स्पेशल ऑर्बिट है जिसको हम लोग डिस्क्रीट ऑर्बिट बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का, वही मौजूद रहता है, प्रेजेंट रहता है कहाँ पे? एटम्स के अंदर। While revolving in a discrete orbit, the electron do not radiate energy। जैसे ही वो रिवॉल्व करता है डिस्क्रीट ऑर्बिट में, कौन? इलेक्ट्रॉन, तो वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करता, एनर्जी इससे रिलीज नहीं होता है। तो ये कुछ दिया हुआ है नील बोर के बारे में। इसको आप लोग अपने से देख लीजिएगा। तो दीज ऑर्बिट और सेल आर कॉल्ड एनर्जी लेवल। ये जो ऑर्बिट है या फिर जो सेल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल बोलते हैं। एनर्जी लेवल इन एन एटम्स आर साउंड इन फिगर 4.3। यानी कि जो एनर्जी लेवल है इसको यहाँ पे दिखाया गया है। ये न्यूक्लियस है। पहला सेल को के बोलता है, एल बोलता है, फिर एम बोलता है, फिर एन बोलता है। दीज ऑर्बिट और सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर के एल एम एन। ये ऑर्बिट को कौन सा लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं? के एल एम एन और द नंबर एन इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब ये कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग को खुद करना है। अब आता है क्या? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होता क्या है? इन 1932 जे चैडविक डिस्कवर्ड अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच हैड नो चार्ज एंड ए मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। यानी कि 1932 में एक जो साइंटिस्ट थे जे चैडविक, वो किसके बारे में, किसको खोजा? एक दूसरा सब एटॉमिक खोजा जिसका नाम है क्या? न्यूट्रॉन। उससे पहले क्या खोजा गया था? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा? न्यूट्रॉन, जो जे चैडविक किए हैं, खोजा है। तो जे थॉमसन क्या खोजा था? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कौन खोजा था? वो बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो बोलता है क्या, तो इसका जो चार्ज है न्यूट्रॉन का प्रोटॉन के जैसा ही है, सेम उसके इतना ही है। इट वाज इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन। उसको क्या न्यूट्रॉन ही नाम दिया गया। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम। जो न्यूट्रॉन होता है वो वो एटम्स का न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है, सभी एटम्स का, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ करके। इन जनरल ए न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज एन। मतलब ऐसे जनरली हम लोग और न्यूट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। द मास ऑफ एन एटम इज देयर फोर। जो मास होता है कोई भी एटम्स का, देयर फोर गिवन बाय द सम ऑफ द मास। इसलिए जो मास होता है एटम्स का किसके द्वारा दिया जाता है? जो सम होता है मास का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो होता है कोई भी न्यूक्लियस में, उससे मास ऑफ एन एटम पता चलता है। अब बात है हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट। बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट रहता है, कैसे बांटा गया है अलग अलग ऑर्बिट सेल में। बोलता था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट ऑर्बिट ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोर एंड बरी।
यानी कि जो बंटवारा है इलेक्ट्रॉन का अलग अलग ऑर्बिट में एटम्स का किसके द्वारा बताया गया था, बोर्स और बर्टी के द्वारा बताया गया था। द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड फॉर द राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ रूल्स फॉलो किया गया था इलेक्ट्रॉन का नंबर लिखने के लिए इन डिफरेंट एनर्जी लेवल, अलग अलग एनर्जी लेवल में। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए सेल इज गिवन बाय द फार्मूला। जो मैक्सिमम नंबर है इलेक्ट्रॉन का कोई भी सेल में प्रेजेंट रहता है, कौन सा फार्मूला से दिया जाता है, 2n² से दिया जाता है। वेयर n इज द ऑर्बिट, n क्या है, ऑर्बिट नंबर, और एनर्जी लेवल, n क्या एक तरह का ऑर्बिट है या फिर एनर्जी लेवल इंडेक्स है, ठीक है, जैसे 1 2 3 हो गया। हिंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल आर इज फॉलो। इसलिए जो अलग अलग सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको ऐसे बोलते हैं, जैसे फर्स्ट सेल में क्या होता है, विल बी 2 × 1², क्योंकि फर्स्ट सेल है इसलिए 2n, n को क्या लेते हैं, n पहला सेल, n की जगह में 1 लिखते हैं, 2 × 1² करेंगे तो 2 आएगा। ठीक उसी तरह दूसरा सेल क्या है, k l है, l में 2 × n क्या है, दूसरा पोजीशन पे आता है, तो 2n², 2 × n², तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो 8 हो जाएगा। ठीक उसी तरह थर्ड ऑर्बिट में क्या है, m है, m सेल, तो यहाँ पे m सेल में क्या हो जाएगा, 2 × 3, थर्ड सेल है, n क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 × 3² = 18 हो जाएगा। ठीक उसी तरह फोर्थ ऑर्बिट में क्या है, n सेल विल बी 2 × 4² क्या हो जाएगा, 32, और ठीक इसी तरह चलता रहेगा। अब द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज 8, यानी कि जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट में वो क्या रहेगा, 8 रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन ए गिवन सेल। इलेक्ट्रॉन्स कैसे बांटा नहीं गया है कोई भी सेल में, अनलेस द इनर सेल आर फिल, जब तक कोई भी इनर सेल फिल नहीं किया हुआ हो, दैट इज इन द सेल आर फिल्ड इन ए स्टेप वाइज मैनर। तो सेल में क्या स्टेप वाइज मैनर में फिल किया गया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर इन द फर्स्ट 18th एलिमेंट इज शॉन सिस्टमेटिकली। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है पहला एलिमेंट में, इसको ऐसे दिखाया गया है, ठीक है, सिमेटिकली में देखिए कैसा कैसे दिखाया गया है। जैसे H में कितना है, 1 है, ठीक है, लिथियम में कितना है, 4 है, बोरोन में कितना है, 2 है, 5 है, कार्बन में कितना है, 3 है, नहीं 1 2 है, फिर क्या है, 3 4 5 6 है। ठीक उसी तरह दिखाया गया है यहाँ पे। द पोजिशन ऑफ द एटम्स ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट इज गिवन, मतलब पहला 18 एलिमेंट का दिया गया है, सोडियम का दिया है, मैग्नीशियम क्या दिया हुआ है, तो उसका ऑर्बिट के हिसाब से कहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है एटम्स के हिसाब से दिया गया है। ये कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग को खुद से करना है। अब आता है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है, वी हैव लर्नड हाउ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम्स आर अरेंज इन डिफरेंट सेल। अभी हम लोग क्या देखें, जो इलेक्ट्रॉन जो होता है कोई भी एटम्स में कैसे अरेंज किया होता है। जैसे हम लोग पहला ऑर्बिट में क्या देखें, K L M N, पहला में 2 पोजिशन, मतलब 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, उसके बाद 2 4, नहीं 2 के बाद क्या है कि L में कितना होता है 8, M में कितना होता है 18, N में कितना होता है 32, वही बता रहा। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज नॉन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होता है सबसे आउटर मोस्ट सेल में, जैसे मान लो F का क्या है, ये आउटर मोस्ट सेल है, तो इसमें जो सबसे लास्ट वाला सेल में जो इसका जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे तो ये क्या हो गया, इसको बोलता है वैलेंस
यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको बोलता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्रॉम द बोर बड़ी scheme we also know that the outermost shell of an atom can accommodate a maximum of 8 इलेक्ट्रॉन। जो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन रह सकता है उसके पास कितना रह सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। It was observed that the atoms of the element completely filled with 8 इलेक्ट्रॉन। ये ऐसा दिखाया गया कि जो एटम्स होता है कोई एलिमेंट का 8 इलेक्ट्रॉन से पूरा फिल किया होता है। इन द आउटरमोस्ट सेल सॉ लिटिल केमिकल एक्टिविटी। कोई भी आउटरमोस्ट सेल में है जो बहुत ही छोटा एक्टिविटी दिखाता है। इन अदर वर्ड, दूसरा वर्ड में क्या होता है, दियर कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी इज जीरो। दूसरा टर्म में क्या बोलेंगे, उसका जो कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी या वैलेंसी क्या होता है, जीरो होता है। ऑफ दिस इनर्ट एलिमेंट, किसमें, इनर्ट एलिमेंट में, इसलिए वो नॉन रिएक्टिव होता है ना। द हीलियम एटम्स हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल। जो हीलियम है उसके पास कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है। कहाँ पे, बाहरी वाला सेल में। एंड अदर एलिमेंट हैव एटम्स विद द 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल। और जो दूसरा एलिमेंट है उसके पास एटम्स है कितना, 8 इलेक्ट्रॉन का आउटरमोस्ट सेल में। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है कोई भी एटम्स एलिमेंट का, दैट इज द टेंडेंसी टू रिएक्ट टू फॉर्म मॉलिक्यूल विद एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट। उसका टेंडेंसी होता है वो मॉलिक्यूल्स बनाए अलग अलग एटम्स का सेम एलिमेंट से या फिर अलग एलिमेंट से। was thus explained as an attempt to attain a fully filled outermost shell। तब वो fully filled outermost shell को complete करता है। जैसे an outermost shell which had 8 electron was said to possess an octet। जो outermost shell है जिसके पास कितना 8 इलेक्ट्रॉन है उसको क्या बोला जाता है, ऑक्टेट बोलता है। atoms would thus react so as to achieve an octet in the outermost shell। तो हमेशा कोई भी एटम्स क्या जाएगा, वो अपना ऑक्टेट रिसीव करे ताकि वो स्टेबल हो जाए। दिस वाज डन बाय शेयरिंग और गैनिंग ऑफ लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा कब होता है, जब कोई भी एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, कैसे, लूज करके या फिर गेन करके। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन लॉस्ट और शेयर्ड सो एज टू मेक द ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल गिव अस डायरेक्टली कंबाइनिंग कैपेसिटी। जब ये जो प्रोसेस है क्या गेनिंग करने का, ये क्या देता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी देता है किसका, कोई भी एलिमेंट का। डैट इज़ द वैलेंसी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर। वो जो क्या होता है, अभी वैलेंसी जो होता है अभी हम पढ़े थे अगला चैप्टर में, पिछले चैप्टर में वही होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एटम्स कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच इन देयर आउटरमोस्ट सेल। जैसे क्या होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट सेल में। देयरफॉर ईच वन ऑफ देम कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन। वो क्या कर सकता, अपना 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। सो दे आर सेड टू बी द वैलेंसी ऑफ 1। इसलिए उसको क्या बोला जाएगा, वैलेंसी बोला जाएगा 1 का, क्योंकि वो एक लूज कर देगा। कैन वी टेल व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड अल्मोनियम। क्या हम लोग बता सकते हैं मैग्नीशियम और अल्मोनियम का वैलेंसी क्या है। इट इज़ 2 and 3। ये क्या है, 2 और 3 है। Because magnesium has 2 electron in its outermost shell and aluminum has 3 electron in its outermost shell। क्योंकि outermost shell में जो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है और अल्मोनियम के पास कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो उसका वैलेंसी 2 और 3 हो जाएगा। If the number of electron in the outermost shell of an atom is close to its full capacity देन वैलेंसी इज डिटरमाइंड इन डिफरेंट वे। अगर बोलता है कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट सेल है वो फुल कैपेसिटी होता है, उसका जितना भरने का पूरा भरा हुआ था, तो वैलेंसी जो होता है उसको अलग तरह से पहचाना जाता है। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन एटम है 7 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के पास क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है अंदर आउटरमोस्ट सेल में, ठीक है। एट्स वैलेंसी कुड बी 7, उसका वैलेंसी 7 हो सकता है।
बट इट इज़ ईजियर फॉर द फ्लोरीन, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फ्लोरीन के लिए बहुत आसान होता है एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेना इंस्टेड ऑफ लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास ज़्यादा है तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। Hence its valency is determined by subtracting 7 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑक्टेट। इसलिए उसका वैलेंसी कैसे डिटरमाइन किया गया, 7 सब्ट्रैक्टिंग उसको माइनस करके पता लगा जा सकता है 7 इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट से, एंड दस गिव यू वैलेंसी ऑफ 1 फॉर द फ्लोरीन। तो वो क्या बताता है, एक बताता है, एक होता है उसका वैलेंसी फ्लोरीन का। वैलेंसी कैन बी कैलकुलेटेड इन ए सिमिलर मैनर फॉर ऑक्सीजन। वैलेंसी सिमिलर मैनर में भी किया जा सकता है ऑक्सीजन के लिए। व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन दैट यू गेट फ्रॉम दिस कैलकुलेशन। तो वैलेंस ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होता है, जो हम लोग तुम लोग क्या होता है इस कैलकुलेशन से जो हम लोग मिलता है। देयरफॉर ये पता लगाना है, देयरफॉर एन एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट हैज़ डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी। जो एटम्स है हर एक एलिमेंट का अलग अलग अपना कंबाइनिंग कैपेसिटी है और उसको उसका वैलेंसी बोलता है। वैलेंसी ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट इज गिवन इन द लास्ट कॉलम, यानी कि वैलेंसी जो 18 एलिमेंट का है लास्ट कॉलम में दिया गया है टेबल 4.1 में। अब क्या है एक क्वेश्चन, हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। तो सबसे पहले इसके लिए हमको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, उसी के हिसाब से अरेंजमेंट कर देंगे और जो लास्ट सेल में रहेगा वह उसका वैलेंसी हो जाएगा। ठीक, तो ये आप लोग को खुद से लिखना है। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, जो एटॉमिक नंबर है और मास नंबर है वो क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर, वी नो दैट द प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो हम लोग को पता है कि जो प्रोटॉन होता है कोई भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है किसका, एटम्स का। इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम, ये क्या है, नंबर है किसका, प्रोटॉन का नंबर है कोई भी एटम्स में। विच डिटरमाइन इट्स एटॉमिक नंबर, जो क्या बताता है उसका एटॉमिक नंबर को बताता है। इट इज़ डिनोटेड बाय जे, उसको जेड से दिखाते हैं। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, जितना भी एटम्स होता है कोई भी एलिमेंट का, है द सेम एटॉमिक नंबर, उसके पास सेम एटॉमिक नंबर होता है जेड, जिसको जेड से डिनोट करते हैं। इनफैक्ट एलिमेंट आर डिनोटेड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इनफैक्ट एलिमेंट को प्रोटॉन का नंबर से भी डिटरमाइन बताया जा सकता है जो उसके पास रहता है। जैसे हाइड्रोजन के लिए 1 है, ठीक, बिकॉज द हाइड्रोजन एटम्स ओनली 1 प्रोटॉन, उसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में। सिमिलरली फॉर कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, और उसका एटॉमिक नंबर इज डिटरमाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस का, एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वही होता है। अब आते हैं जो मास नंबर क्या होता है, उसके बाद ये चैप्टर थोड़ा बाद कंप्लीट हो जाएगा। मास नंबर, ये मास नंबर क्या होता है, आफ्टर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, यानी कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो पढ़े अभी हम एटम्स का, ठीक, उसका प्रॉपर्टीज जो पढ़े अभी हम, वी कैन कंक्लूड दैट द मास ऑफ एन एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अलोन। जो मास ऑफ एन एटम जो होता है इस प्रैक्टिकली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वजह से होता है। दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जो कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट रहता है एटम्स का उसके अंदर होता है, ठीक है। वो क्या होता है, दे आर ड्यू टू द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अलोन। हिंस द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर ऑल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियंस भी बोलते हैं। देयरफॉर द मास ऑफ एन एटम्स रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, जो मास है किसका, एटम्स का, देयरफॉर जो मास होता है किसका, एटम्स का जो मास होता है, रिसाइड इन इट्स न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ कार्बन इज 12, जैसे मास ऑफ कार्बन क्या है 12 U है,
बिकॉज इट हैज़ 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन, क्योंकि उसके पास 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, डैट इज 6u + 6u इक्वल टू 12u। ठीक उसी तरह सिमिलरली द मास ऑफ अल्मोनियम इज 7u। ठीक उसी तरह अल्मोनियम का मास कितना है, 7u है। उसमें क्या है, 17 प्रोटॉन है प्लस 14 न्यूट्रॉन है। द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो मास नंबर को बोलता है, सम होता है, जोड़ होता है किसका, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है कोई भी एटम्स का। इट इज़ डिनोटेड बाय ए इसको ए से डिनोट करते हैं, लेकिन हम लोग एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं, जो पढ़े थे अभी हम, जेड से डिनोट करते हैं। अब बोलता है इन द नोशन फॉर एन एटम द एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड द सिंबल ऑफ द एलिमेंट आर टू बी रिटर्न। देखिए तो ये सिंबल को कैसे लिखा जाता है, जैसे कोई भी सिंबल ऑफ द एलिमेंट, जैसे हो गया एक्स हो गया, जो भी है कोई भी, उसको यहाँ पे लिख देंगे। उसका मास नंबर उसको ऊपर लिखते हैं, मतलब ए मास नंबर है, जेड एटॉमिक नंबर है, तो जेड को नीचे लिखेंगे, मास नंबर को ऊपर लिख लेंगे, और जो एलिमेंट का नाम है उसको यहाँ पे लिख देंगे। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन इज रिटन एज एन, ऊपर में 14 नीचे में 7, तो नीचे में 7 क्या हो गया एटॉमिक नंबर, और 14 क्या हो गया मास नंबर, किसका, नाइट्रोजन का। कुछ क्वेश्चन दिया हुआ, ये आपको खुद से करना है। अब आते हैं कि आइसोटॉप्स। ये आइसोटॉप्स क्या होता है। इन नेचर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सम एलिमेंट हैव बीन आइडेंटिफाइड। जो नेचर में, जो कुदरत में जो है, जो हम लोग का चारों तरफ जो है क्या है, जो नंबर ऑफ एटम है कुछ एलिमेंट का पता लगाया गया है, विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर, जिसके पास क्या है, सेम एटॉमिक नंबर है लेकिन अलग मास नंबर है। एटॉमिक नंबर तो सेम है, जेड सेम है, लेकिन मास नंबर क्या है, अलग है। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। किसका एग्जाम्पल लेके बताया, हाइड्रोजन एटम्स का एग्जाम्पल लेके बताने बोला है। इट हैज़ 3 एटॉमिक स्पीसीज, उसके पास 3 एटॉमिक स्पीसीज है, प्रोटॉन। ठीक है, क्या है, 3 एटॉमिक स्पीसीज, प्रोटॉन हो गया। ठीक है, H1, देखिए इसके पास एटॉमिक नंबर भी 1 है, मास नंबर भी 1 है। ड्यूट्रॉन का क्या है, इसके पास मास नंबर 2 है, एटॉमिक नंबर 1 है। एंड द ट्रिटियम के पास मास नंबर 3 है, एटॉमिक नंबर 1 है। द बोलता है द एटॉमिक नंबर ऑफ ईच वन इज़ 1, यानी कि जो एटॉमिक नंबर है सबका एक है, लेकिन मास नंबर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, अलग अलग है। अदर सच एग्जाम्पल ऑफ कार्बन, अदर सच एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल क्या, कार्बन हो गया, उसके पास मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर क्या है, 12 है, एक में फिर एक में 14 है। क्लोरीन के पास क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर के एक में क्या है 35, एक में 37, etc। इस तरह बहुत सारा है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल का बेसिस के हिसाब से आइसोटॉप्स आर आइडेंटिफाइड एज द एटम्स ऑफ द एलिमेंट। आइसोटॉप्स को क्या बोलता है, जो हो क्या होता है, एटम्स होता है सेम एलिमेंट का, वो सेम एलिमेंट का क्या होता है, एटम्स होता है, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, जिसके पास सेम एटॉमिक नंबर तो होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर, उसका मास नंबर अलग अलग होता है। देयरफॉर वी कैन से दैट देयर आर 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स होता है, प्रोटॉन, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। प्रोटो क्या है, प्रोटॉन, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। अब आते हैं क्या, मैनी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स। जो बहुत सारा जो एलिमेंट है वो उसके पास क्या होता है, बहुत सारा मिक्सचर होता है, किसका, आइसोटॉप्स का बहुत सारा मिक्सचर होता है। ईच आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस। जितना भी आइसोटॉप्स होता है कोई भी एलिमेंट का, वो क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप्स आर सिमिलर बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का है, क्या है, आइसोटॉप्स का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो एक जैसा होता है, लेकिन उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होता है वो थोड़ा अलग होता है, डिफरेंट होता है। क्लोरीन ऑकर इन नेचर इन 2 आइसोटॉप्स फॉर्म। क्लोरीन नेचर में 2 आइसोटॉप्स का फॉर्म में मौजूद होता है।
with mass 35U and 37U in the ratio. कौन सा, जिसके पास मास क्या है, एक के पास मास है 35, एक के पास 37, इन द रेशियो ऑफ 3:1, 3:1 के फॉर्म में रहता है. Obviously the question arises, what should we take, क्या लेना चाहिए हम लोग को एज द मास ऑफ द क्लोरीन एटम. तो क्लोरीन का मास हम लोग को क्या लेना चाहिए. तो पता करते हैं, क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं. बोलते हैं द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डाटा विल बी. जो एवरेज एटॉमिक मास होता है क्लोरीन का क्या होगा, 35 इंटू 75/100 प्लस 37 इंटू 25/100. ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 105/4 प्लस 37/4 इज इक्वल टू 142/4 इज इक्वल टोटल जो एवरेज एटॉमिक मास होगा क्लोरीन का वो क्या हो जाएगा 35.5. बोलता है द मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी नेचुरल एलिमेंट इज टेकन एज द एवरेज मास. जो मास होता है कोई भी नेचुरल एलिमेंट का, उसको एवरेज मास के जरिए ही लिया जाता है ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट. जितना भी नेचुरली ऑकरिंग होता है एटम्स का उस एलिमेंट में. इफ़ एन एलिमेंट हैज़ नो आइसोटॉप्स, अगर कोई एलिमेंट के पास कोई आइसोटॉप्स ना हो, देन द मास ऑफ एन एटम्स वुड बी द सेम एज द सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. अगर उसके पास कोई भी आइसोटॉप्स ना हो तो उसका मास नंबर क्या हो जाएगा, सेम होगा. किसका, सम होगा, जोड़ होगा किसका, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का जो न्यूक्लियस में है. बट इफ़ एन एलिमेंट ऑकर्स इन आइसोटॉप्स फॉर्म, आइसोटॉपिक फॉर्म, लेकिन कोई भी अगर एलिमेंट आइसोटॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, रहता है, देन वी हैव टू नाउ द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटॉप्स. तो हमको हर आइसोटॉप्स का परसेंटेज को जानना पड़ेगा जो फॉर्म करता है. एंड द एवरेज मास इज कैलकुलेटेड, तब जो एवरेज मास होता है उसको फाइंड आउट किया जाता है या उसको पता लगाया जा सकता है. दिस डज नॉट मीन दैट एनी वन एटम्स ऑफ क्लोरीन हैज़ अ फ्रैक्शन मास ऑफ 35U. इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक एटम्स जो है क्लोरीन का उसका फ्रैक्शनल मास है 35.5U. इट मीन्स दैट यू हैव टेकन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लोरीन. इसका मतलब ये है कि आप कुछ सर्टेन अमाउंट लिए हैं क्लोरीन का. इट विल कंटेन बोथ आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन एंड एन एवरेज. जो आइसोटॉप्स का क्लोरीन में है वो उसके पास मौजूद है, और जो एवरेज मास है वो मौजूद है जो 35.5U अभी जो निकाले वो है. अब बोलता है एप्लीकेशन. इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है. सिंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट आर द सेम. जैसे कि जितना भी केमिकल प्रॉपर्टीज है सभी आइसोटॉप्स का एलिमेंट का वो सेम होता है. नॉर्मली वी आर नॉट कंसर्न अबाउट टेकिंग ए मिक्सचर. तो हम लोग मिक्सचर को टेकिंग करते हुए कुछ ध्यान नहीं रखते हैं क्योंकि उसका केमिकल प्रॉपर्टी सबका सेम होता है. बट सम आइसोटॉप्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज विच फाइंड देम यूजफुल इन वेरियस फील्ड. लेकिन कुछ आइसोटॉप्स के पास But some isotopes have special properties which we find them useful in various field. लेकिन कुछ isotopes के पास कुछ special properties होता है, कुछ खास properties होता है जो हम लोग important बताते हैं, वो लाभदायक होता है अलग अलग फील्ड में. जैसे होता है an isotopes of uranium is used as a fuel in a nuclear reactor. जो isotopes है यूरेनियम का वो फ्यूल की तरह यूज होता है कहाँ पे, न्यूक्लियर रिएक्टर का. यानी कि मतलब वही उसको चलाता है फ्यूल के कारण. कोई भी तो फ्यूल वगैरह जैसे पेट्रोल में हो गया फ्यूल, क्या हो गया, एक तरह का फ्यूल है किसका, बाइक वगैरह का, बड़ा गाड़ी का क्या हो गया, डीजल हो गया. ठीक उसी तरह जो आइसोटॉप्स है यूरेनियम का वो फ्यूल है किसका, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो होता है. इन आइसोटॉप्स ऑफ कोबाल्ट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. यानी कि जो आइसोटॉप्स है किसका, कोबाल्ट का, वो क्या करता है, इस्तेमाल होता है कैंसर को ट्रीटमेंट करने के लिए, कैंसर का इलाज करने के लिए. एंड आइसोटॉप्स ऑफ आयोडीन इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर. जो आइसोटॉप्स है किसका, आयोडीन का, वो गोइटर का ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए इस्तेमाल होता है. अब आता है आइसोबार क्या होता है.
लेट अस कंसिडर टू एलिमेंट, जैसे दो एलिमेंट कंसिडर करते हैं, जैसे कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 एंड आर्गन एटॉमिक नंबर 18। ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 ले लिए। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन दिस एटम इज डिफरेंट, जो इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा डिफरेंट होता है, बट द मास नंबर ऑफ बोथ दिस एलिमेंट इज 40, लेकिन उसका मास नंबर हमेशा क्या रहेगा, दोनों में 40 है, मतलब दोनों का मास नंबर 40 है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग है। दैट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन इज द सेम इन द एटम, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो न्यूक्लियन है वो सेम रहेगा एटम में, ऑफ अ पेयर ऑफ एलिमेंट, दोनों पेयर ऑफ एलिमेंट का। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर, हम जो एटम्स अलग अलग एलिमेंट का जिसका मास नंबर भी अलग अलग है, विच हैव द सेम मास नंबर, जिसके पास सेम मास नंबर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। और ठीक इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और दोस्तों, ये आपको वीडियो पसंद आए और आप नेक्स्ट वीडियो के साथ बने रहना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहे क्लास 9 का नेक्स्ट चैप्टर के लिए। थैंक यू।